हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक, जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। और वो क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है किसका, कोलिजन थ्योरी का। और थोड़ी सी बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की, और आर्हीनियस इक्वेशन से जो हम लोग रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देखते हैं उसके बारे में कुछ बात करनी है। इनके हमें केवल क्वालिटेटिव आइडिया से विशेष मतलब है, क्वांटिटेटिव आइडिया का रोल बहुत कम होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। अगर हम लोग आ जाए कि कोलिजन थ्योरी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन थ्योरी, तो अगर हम लोग बात करें कि अपने पास एक, मान लो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये, ठीक। अब जब ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे, तब बनेगा क्या, प्रोडक्ट। जब ये आपस में टकराएंगे माने कोलाइड करेंगे, तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो बात ये हुई सामने कि क्या भाई साहब, अगर ये आए, ऐसे टकरा जाए धीरे से, एक बार आए बहुत जोश टकरा जाए, तो किस पर्टिकुलर कोलिजन पे प्रोडक्ट बनेगा, कुछ ऐसी बात आई। या ये बात आई कि यार, अगर मान लो कि धीरे से माने बहुत कम एनर्जी के साथ टकराए, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ टकराए, एक्सट्रीम एनर्जी के साथ टकराए, तो किस पर्टिकुलर चीज पे प्रोडक्ट बनेगा, माने कुछ तो क्राइटेरिया बताओ। तो आर्हीनियस आए और आर्हीनियस ने कोलिजन थ्योरी में बताया दो मेन बातें, कि सबसे पहली बात तो, अगर मान लो कि कोई दो रिएक्टेंट है और इनकी एक्टिवेटेड साइट्स ये हैं, तो ये जब ऐसे टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। मान लो ये ऐसे टकरा जाते, ऐसे टकरा जाते, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। इसका मतलब कि कोलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत है। कोलिजन के लिए किसकी जरूरत है, प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत है। तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन। फिर फिर बात आई कि क्या कुछ और भी चाहिए, तो कहेंगे हाँ, थोड़ा सा कुछ और भी चाहिए हम लोगों को। अभी जो कुछ और चाहिए है वो क्या चाहिए है, वो ये चाहिए है कि एनर्जी। एनर्जी, धीरे से टकराने पे प्रोडक्ट बनेगा, और तेज किस पे। तो बात हुई कि यार एक पर्टिकुलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया कि प्रोडक्ट बनेगा किस पे, 100 जूल एनर्जी पे, ये एग्जाम्पल है, ठीक। 100 जूल एनर्जी पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ मान लिया। अब तुम्हारे रिएक्टेंट्स जो हैं, उनकी टक्कर्स की जो एनर्जी बन रही है, माने वो जो टकरा रहा है जिस एनर्जी से, उनके पास जो पहले से एनर्जी है, वो एनर्जी मान लो कि 75 जूल ही है। तो क्या इनकी टकराने से प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे कि इनके टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको अगर हम लोग मिनिमम 25 जूल एनर्जी और दे दें, तो ये क्या पहुंच जाएगा, 100। और 100 जब पहुंचेगा तो ये प्रोडक्ट देने लगेगा। तो बात आई कि यार अगर ऐसा कुछ है तो इनका कुछ नामकरण कर दिया जाए। तो वो बात आई कि हाँ चलो नामकरण करते हैं। ये जो 100 जूल की एनर्जी है, माने कि वो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट्स की को जो चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, माने वो मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराए तो प्रोडक्ट बने, उसको कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। अब बात आ गई कि यार अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसी है कि रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी है ही कम, और थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना है, तो एनर्जी थी इतनी, पहुंचाना था यहां, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो दी रिएक्टेंट्स को, जिससे कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्या करे, अटेन कर ले, अचीव कर ले, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। बात यहीं से शुरू होगी और हम लोग आ जाएंगे अपनी थोड़े से रिटन वर्क पे, कि सबसे पहले अपनी कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है। कोलिजन थ्योरी कह रही है कि केमिकल रिएक्शन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है, मतलब यही कि किसी भी तरीके से टकराने से, माने धीरे से टकरा गए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं टकराए, माने ऐसे टकराए तो बना, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए, ऐसे टकराए तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट, ठीक। एनर्जी भी
पर्याप्त होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। बात आई अगली की क्या क्या चाहिए हमें, मेन चीज तो हमें चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। दूसरी चीज चाहिए पोजेशन ऑफ एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बात आई कि भाई ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो हम लोग आ गए कि ये अपनी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कह रही, वही बात जो बताई गई, क्या लिखा है, द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर दैट द कोलिजन बिटवीन देम मे बी इफेक्टिव इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। माने वो एनर्जी जिससे टकराने से कोलिजन इफेक्टिव हो, इफेक्टिव का मतलब प्रोडक्ट बना रहा हो, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगली एक्टिवेशन क्या बताई गई कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। ठीक है, जितनी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमने दी, जिसे रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब किया, करने के बाद टकराए तो थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार कर गए या पहुंच गए वहां तक, तो हमें क्या देगा, इफेक्टिव कोलिजन देगा। उस इफेक्टिव कोलिजन से हमें मिलेगा क्या, प्रोडक्ट मिलेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे अगर हम लोग एक ग्राफ देखें कि एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट पे क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि मान लो रिएक्टेंट्स के पास कोई एनर्जी थी इतनी, ठीक, रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी थी इतनी, थ्रेशोल्ड लेवल था यहां कि जब इस एनर्जी पे पहुंचेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, था यहां चाहिए इतनी। तो एक्स्ट्रा जो चाहिए वो क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। माने कि ये जो ई ए है ये एक्चुअल में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक। रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी थी, तुमने इतनी एक्स्ट्रा दी, एक्स्ट्रा देने से थ्रेशोल्ड में पहुंचा और तुरंत क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो जो बची हुई एनर्जी है वो इवॉल्विंग साथ बनेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का सिचुएशन तुम्हारे सामने आ गई। अच्छा, अब बात आती है कि यार क्या कोई ऐसी संभावना है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थोड़ा सा जल्दी बन जाए, तो हम कहेंगे हाँ ऐसी संभावना भी है। ऐसी संभावना क्या है, ऐसी संभावना होती है कि हम इसमें लगा दें कैटलिस्ट। क्या लगा दें, कैटलिस्ट लगा दें। कैटलिस्ट लगाते ही ये सिचुएशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो इसको ई ए जो हमने यहां लिख रखा है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां लिख देते हैं। ये कौन है, ई ए, और ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और रिएक्शन तुम्हारी जल्दी होने लगेगी। माने कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट को तुम्हें जल्दी फॉर्म करके देने लगेंगे, ठीक। चल आगे आओ, आर्हीनियस की इक्वेशन आ गई भाई। आर्हीनियस एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि यार जो रेट कांस्टेंट अपना के, इसका अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ कोई डिपेंडेंसी बता दे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत प्रयास किए और अपने प्रयासों से एक इंपीरिकल इक्वेशन निकाल के दी। माने इंपीरिकल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक सजेशन है कि हाँ ये है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक। तो उन्होंने कहा कि यार जो होना चाहिए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो के होना चाहिए वो कोई एक कांस्टेंट है आर्हीनियस का ए, और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, कुछ इस तरीके का इक्वेशन है। इसी को हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। अब टी क्या है, टेम्परेचर, के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो कुछ टेम्परेचर का डिपेंडेंसी ऐसी है कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए, व्हाट इज ई ए, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय आर टी, ठीक। ठीक है, तो आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट, ये ऑब्वियस है। अब आओ आगे, तो आगे हम आए तो हमने कहा कि यार अगर हम इसमें लॉग ले लें, क्या ले लें, अगर हम इसमें
लॉग शॉक कुछ ले ले तो हमारा देखें मामला क्या होता है। तो हमने लिया यहाँ पे लॉग, माने कि ln k इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a e पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब लॉग कहता है कि log a इंटू बी है तो टूटेगा, log a प्लस log b, log a प्लस log b तोड़ दो, तो ln a प्लस ln e माइनस ई ए बाई आर टी। अब ln और e अगर कभी देखें तो ये होती है वैल्यू 1 और ये log की पावर आ जाएगी आगे, तो ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा कौन, केवल ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये कौन है, ln k। अगर हम इसको log बेस e में कन्वर्ट कर ले, log बेस 10 में, तो log बेस 10 के log बेस 10 पे a माइनस यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आएगा, 2.303 का आएगा डिवाइड में, तो ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये एक log 10 के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखाई दिया। अब अगर कोई तुमसे कहे कि यार एक ग्राफ बना दो, किसके बीच में, ग्राफ बना दो कि तुमने ले लिया log बेस 10 पे k और यहां ले लिया 1/t, इस एक्सिस पे क्या लिया 1/t, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, और इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का देखो नेगेटिव जा रहा, कैसा जा रहा, नेगेटिव, और वो स्लोप है कौन, देखो ध्यान से, वो स्लोप कौन है, वो स्लोप तुम्हें इस इक्वेशन में दिख रहा है, ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। स्लोप कौन है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक, किसके बीच में, log बेस 10 के और 1/t। अगर तुम ln k के बीच में ग्राफ बनाते ln k और 1/t, तो ये 2.303 नहीं होता यहाँ पे। अगर तुम log बेस 10k की जगह log ln k के साथ बना रहे होते तो यहाँ पे 2.303 नहीं होता, ठीक, ये बात एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा की बात किसी को नहीं है, ठीक। अब 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 अगर हम लोग मान लो कि किसी दो चीजों के बारे में बात करते हैं कि दो टाइम पे, दो टेम्परेचर्स पे क्या हो रहा है अलग अलग, तो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमने कहा कि यार एक पे हमने ले लिया log k1, log k1 और log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर t1 एंड log k2 इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ये हो गई 1, ये हो गई 2। तो अगर हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 में से माइनस कर दें किसको, 2 को, तो क्या होगा, log k1 माइनस log k2 होगा, बताओ। और ये सेवा समाप्त कर देंगे अपनी अपनी, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे पहले ई ए अपॉन 2.303, क्या बनेगा, आर टी टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। अब लॉग माइनस में है, लॉग माइनस में होता है क्या आता है, डिवाइड में आता है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो प्लस में, माइनस में तो डिवाइड में, ले आओ, तो क्या हुआ, log k1 अपॉन k2 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, कॉमन है, बचा कौन, 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन, ठीक। तो ये रिलेशन कभी हो सकता है तुमको देखने को मिल जाए, इस पे न्यूमेरिकल आने की संभावना नहीं है। न्यूमेरिकल आने की 99% संभावना किस पे है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल्स पे ही ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को रहेगी, इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या है,
कुछ एक दो टॉपिक छुट्टा पुट्टा ये जो डायरेक्ट आते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, या आता है क्वेश्चन कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल लिख दो भाई साहब। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि यार सबसे पहली बात, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मतलब है। सूडो का मतलब होता है कि दिख कुछ और रहा, हो कुछ और रहा। ठीक, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फलाने और फलाने मिलके, ध्यान से देखो, ये और ये मिलके ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर बन रहा है 2, लेकिन ऑर्डर होता कितना है, केवल 1। ठीक, ऐसा ही यहाँ पे भी दिख रहा। तो ये दो रिएक्शन याद रखेंगे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अपना सुक्रोज माने केन शुगर है, H2O के प्रेजेंस में, मतलब H2O के साथ क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट अगर करेंगे तो CH3COO C2H5 इथाइल एसिड माने एस्टर है अपना, और H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करे, मतलब H2O को ऐड करा साथ में इसके, हाइड्रोलिसिस कराई, क्या बनाया, CH3COOH जो कि एसिटिक एसिड है, और C2H5OH माने कि ये क्या होना है, इथाइल एल्कोहल है। अब बात आती है कि यार यहाँ पे जो माजरा है वो ये है कि ये क्यों फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो मैटर ये है कि मान लो कि हम लोग बात करते किसकी, किस वाले की बात करी जाए, मान लो कि हम लोग बात करते हैं ऊपरी वाले की, C12H22O11 की। ठीक, C12O20H O22, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, चलो मिट जाओ, इतनी कहानी रिएक्शन लिखने की जरूरत ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि अपने पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने हैं, दो हैं, एक ये यहाँ पे, एक ये। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, ये C12H22O11 के साथ आ रहा, और ऐसा लग रहा था कि H2O आना चाहिए, H2O आना चाहिए, लेकिन माजरा क्या होगा कि H2O तो आ ही नहीं रहा। तो इसलिए ये देखने में लग रही कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन आ रही किस पे, फर्स्ट ऑर्डर पे। अब H2O क्यों, क्यों H2O नहीं पता चल रहा कि H2O यहां आएगा। ऐसे दूसरे वाले के लिए भी प्रोपोर्शनलिटी आ रही किसके साथ, CH3COOC2H5 जो कि अपना एथाइल एसीटेट है। तो H2O के साथ जो कंसंट्रेशन वाला टर्म है वो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि H2O माने वाटर इस रिएक्शन में लिया गया है बहुत ही एक्सेस अमाउंट में। जब कोई रिएक्शन ऐसी होगी जब वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, तो एक्सेस अमाउंट की वजह से ऐसा माना जाएगा कि उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। माने थोड़ा सा चेंज होगा भी तो इतना माइन्यूट चेंज होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। माने कि तुमने कहा कि एक लोटा जल लिया, किसमें से, नदी में से, समुद्र में से, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इस तरीके का कोई सिचुएशन है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, माने कि उसकी कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रह गई, उस पर कोई अंतर नहीं आया। तो रिएक्टेंट चेंज कौन सा हो रहा होगा, ये, और इसमें ये, इसीलिए ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फिर देखें कुछ और भी है क्या, अच्छा ये तो वो था। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो अपना क्या होता है, कोलिजन होता है, वो क्या करता है, रिएक्टेंट्स के टकराने से प्रोडक्ट देता है। कैसा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब थ्रेशोल्ड एनर्जी पे या उससे ऊपर टकराएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी जिसपे प्रोडक्ट बने रिएक्टेंट्स के टकराने पे। अगर नहीं बन रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे रिएक्टेंट्स को कि वो थ्रेशोल्ड को अचीव कर ले। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, रिएक्टेंट से उठेगा, कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट तक। कैटलिस्ट लगाओगे तो ये ग्राफ नीचे से जाएगा। ठीक, फिर आओगे आगे, आगे आएंगे आर्रीनियस का इक्वेशन, k इक्वल्स टू a, फिर क्या होगा, e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, लॉग लोगे। एक ग्राफ अगर बनाओगे लॉग बेस 10k और 1/t में, तो ग्राफ बनेगा ऐसा जिसका स्लोप होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। उसके बाद ये कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो ये एग्जांपल एकदम रटे होने चाहिए तुमको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या है, तुम्हारा एक एस्टर है। हो सकता है कि ये रिएक्शन तुमको ऐसे देखने को मिल जाए, कैसे कि आर सी डबल ओ आर डैश प्लस H2O गिव्स आर सी ओ ओ एच प्लस आर
डैश क्या बनेगा, C2H5OH था ना, तो R डैश OH। ठीक है, ऐसा भी ये रिएक्शन कहीं देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, माने कि हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शंस का पूरा एक लेक्चर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और ये सेक्शन पूरा पढ़ा, और हमारा ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से हो चुका है अब खत्म। ठीक, अब अगर एक एक कुछ मान लो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का तुमको देखने को कोई ऐसा मिले कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अभी कुछ है, मान लेते हैं A1, और उसकी कंसंट्रेशन किसी दूसरे टाइम पे है A2, और वो टाइम है T1 और T2, और तुमसे पूछा कि बात करो किसकी, रेट कांस्टेंट की K। तो ये K क्या होगा, तो ये क्या होगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, और साथ में लॉग बेस 10 पे ऊपर A1 का कंसंट्रेशन, नीचे A2 का कंसंट्रेशन। ठीक, वैसे क्या होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 के A नॉट अपॉन A। ठीक है, A नॉट अपॉन A होता था। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तुमको कि T1 10 सेकेंड पे कंसंट्रेशन 1.4 लीटर है, और 20 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.6 लीटर हो गई, तो तुम्हें उस समय रेट कांस्टेंट बताना है। तो तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, तुम्हारा काम सेट हो जाएगा और तुम हो जाओगे मस्त, आत्मा तुम्हारी हो जाएगी तुरंत। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जो कि थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं है, और एक ही फॉर्मूला तुमको लगाना है हर बार इसका, या फिर हाफ लाइफ का, तुम्हारे सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के निकलने लगेंगे। तो अब ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग अपने किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। रिवाइज करिए, पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।